क्या रौनक खत्री एक मिडिल क्लास फैमिली से है? बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पर काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हार्ले डेविडसन, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर। जहाँ तक मैंने देखा है अपने भगत सिंह जी को आप अपना आइडल मानते हो। और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च करी है, शायद भगत सिंह जी ने कोई पार्टी जॉइन नहीं करी थी, उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना रखी थी। और भगत सिंह जी को जब फांसी की सज़ा दी, कहा जाता है कि गांधी जी या फिर नेहरू जी पॉलिटिकली या फिर लीगली उनके उनके साथ खड़े हो सकते थे। क्या आपको ये चीज़ सही लगती है कि जिनको आप अपना आइडल मानते हो, उनका साथ उस पार्टी ने नहीं दिया जिस पार्टी को आपने जॉइन किया? कि दूसरे इलेक्शन में जो कंटेस्ट करता है कोई भी कैंडिडेट, उसमें क्या बजट रहता है? देखिए ऑन रिकॉर्ड तो 5,000 रुपये का लिमिट है, परंतु भारतीय जनता पार्टी संविधान को पालन नहीं करती, ना मानती, ना तवज्जो देती। दिल्ली में या तो जाट हमेशा से ऊपर रहे हैं, और जाटों के साथ साथ गुर्जर की भी अपनी एक कम्युनिटी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एबीवीपी और बीजेपी एक चीज़ नहीं है, अलग-अलग है। ये बहुत ही झूठी बात है, ये झूठे लोग हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मेरे टाइम पे शालीमार बाग में छात्राओं के लिए एक मूवी हॉल बुक कर रखा था। काफ़ी सारे लोग आपको बोलते हैं कि आप रियल के नहीं, आप रील के नेता हो। तो भाई बात करते हैं 2025 के इलेक्शन की, जो भी दिल्ली में हुए। इसके अंदर 4 में से 3 पोस्ट एबीवीपी ने जीती और 1 पोस्ट एनएसयूआई जीती है। तो इसमें क्या एनएसयूआई क्यों इसके अंदर खेल रही थी? देखिए इसमें सबसे ज़्यादा रोल पे था वो। इसमें आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, एविडेंस है? जब आर्यन मान जो एबीवीपी के अभी प्रेसिडेंट है, वो मासूम शर्मा को लेकर आए थे। और आज शायद मासूम शर्मा जी आए हैं, अगले चुनाव हो सकते। अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी दीपिका झा की। ये अनपढ़ बदमाश विज्ञापन परिषद है, और उसकी पूरी परिभाषा जो है कैंडिडेट ने जो जीत कर आई है। तो हमने एक वीडियो देखी थी आपकी, जहाँ पर अलीगढ़ पुलिस ने आपको डिटेन किया था। एसएचओ से लेके डीसीपी से लेके तहसीलदार से लेके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर वहां मुझे रोकने के लिए तैयार थे। आप यकीन नहीं करेंगे, 250 पुलिसकर्मी मुझे अलीगढ़ रोकने के लिए तैयार थे कि रौनक खत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना पहुंच जाए। माँ यमुना पे मुझे तरस आने लगा है। 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। स्वागत है रौनक भाई आपका चर्चा विद जीएक्सन में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी स्कूल लाइफ से लेके डूसू इलेक्शन, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरा भाई किसान परिवार है, और स्कूलिंग मेरी हुई है डीएवी नरेला से। अच्छा, तो क्या रौनक खत्री एक मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली से। पर काफ़ी लोग कहते हैं कि आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हार्ले डेविडसन, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, ये सारी गाड़ियाँ हैं। तो फिर ये आपके भाईचारे वाली दोस्तों की गाड़ियाँ हैं या फिर ये कैसे क्या इन सारी चीज़ों नहीं, से? मेरे परिवार में भी गाड़ियां हैं। अब शुरू से हमने स्टार्ट करा है, पिताजी ने संघर्ष करा है, दादाजी मेरे फौज में थे, हाँ जी, और पिताजी का अपना संघर्ष था, दादाजी का अपना संघर्ष था। जी। तो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ संघर्ष चलता रहा, मेरा अपना संघर्ष है। तो पिताजी ने गाड़ियाँ तो ली हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। पर ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही हुँ, हुँ। जो है गाड़ियाँ थी हमारे पास। धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई हैं, धीरे धीरे मेहनत करी है सबने, पिताजी ने, दादाजी ने। तो उसका परिणाम हमें मिल रहा है कि हमारे आज चलाने को अच्छी गाड़ियाँ मिल रही हैं। ठीक। तो आपका सबसे पहले ये बताइए कि आपने जब डीयू जॉइन किया, तो आपको ये कहाँ से हो कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करेंगे? देखिए डीयू जब मैं ज्वाइन हुआ तो ऐसा कुछ मन में नहीं था कि जाते ही चुनाव लड़ना है। हुँ, हुँ। मन में ये था कि जो समस्याएं से बच्चा ये परेशान है, मैं परेशान हूँ, और मेरे साथ वाले दोस्त परेशान हैं। दिख सबको रही हैं समस्याएं, देश हाँ। में भी सबको दिख रही है। ठीक उसी प्रकार कॉलेज में भी सबको दिख रही है, परंतु बोलने वाले लोग बहुत कम है। अधिकतर भारत का जो युवा है वो प्रॉब्लम देख के ये कह देता है, अरे छोड़ना यार, हुँ। हमने ठेका थोड़ी उठा रखा है इस चीज का। पर ठेका अगर उन्होंने नहीं उठा रखा, और ठेका हम भी सोच ले कि हमने नहीं उठा रखा, तो देश तो बदलेगा ही नहीं। जैसा चलता आ रहा है ट्रेंड वैसा ही चलता रहेगा। हुँ, तो किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो स्कूल टाइम से ही शायद आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं डिबेट्स में और इन सारी चीज़ों में। तो क्या आपका स्टार्टिंग से ये था कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? नहीं, शुरू में जैसे डिबेट्स में जाता था तो बोलने का शौक था, स्पीच देने का शौक था। हुँ, हुँ, और हुँ। हाँ, राजनीति में हमेशा से रुचि रही है। राजनीति में नेताओं के भाषण सुनते आए हैं,
बड़े हुए हैं, अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ते आए हैं, तो काफ़ी सारा ज्ञान शुरू से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था। तो निश्चित रूप से जब एंट्री ली तो पॉलिटिक्स में अपना करियर जो है स्टार्ट करा है। आपके आपका एनजीओ भी है, यूथ फॉर चेंज। जी। तो ये कैसे बनाया आपने? इसके पीछे की कहानी क्या थी? यूथ फॉर चेंज एक विचारधारा है, जो नाम से प्रेरित है। जी। यूथ जो बदलाव चाहता है। बदलाव कैसा? अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छे मुद्दों का, अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे एक्यूआई का, अच्छे पीने के पानी का। हुँ। तो इन सब मुद्दों में जो बदलाव यूथ चाहता है, तो ये एक संगठन है, एक सोच है। और इस संगठन को और इस सोच को अब आगे बढ़ाने का समय आ चुका है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारियों से तो अब मैं मुक्त हुआ हूँ। परंतु दिल्ली के अंदर जो यूथ बदलाव चाहता है, देश के अंदर जो यूथ बदलाव चाहता है, उसके लिए अब हम पथ पे उतर चुके हैं। हुँ। और स्टार्टिंग में आपने ऐप भी एक बनाई थी अपनी, ट्री प्लांटेशन का भी वो किया था, एक आपने कैंपेन एंड गरीबों को हेल्प करने का भी किया था। तो ये सारी की सारी जो आपने ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपनाई थी, तो इन सारी चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से आई थी आपको? प्रेरणा सोशल एक्टिविटीज़ में हमेशा से रहे हैं। जब मैं अपने स्कूल में हेड बॉय बना था, जब भी मैंने ट्री प्लांटेशन ड्राइव करी थी। हुँ, हुँ, हेड हुँ। बॉय बनने के बाद करी थी। हुँ, क्लीनिनेस ड्राइव स्कूल में करी थी। सजेशन बॉक्स के माध्यम से स्टूडेंट से सजेशन लिए थे। हर क्लास में जाके सजेशन लिए थे कि मैं क्या काम करूँ, आप बताओ, मैं हेड बॉय तो बन चुका हूँ। तो शुरू से ही एक माइंडसेट था कि अच्छे काम, रेवोल्यूशनरी काम, बच्चों को पसंद आए वो काम हम लोग करें और समाज में एक मैसेज देने का काम करें। स्टार्टिंग से ही मतलब आपको स्टूडेंट लीडर बनने का शौक था, लीडर बनने का नहीं, एक चेंज लाने का शौक था। क्रांति का। जी, ठीक है। और आपके आपका एक नाम भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, मटका मैन ऑफ डीयू। जी। तो इस कैंपेन के पीछे का क्या क्या इसकी कहानी थी इस कैंपेन वही की? बचपन से मटके का पानी हम पीते आए हैं, हाँ गाँव जी। देहात से आते हैं और मटका शुद्ध पवित्र माना जाता है और एक क्रांति का प्रतीक जो है मटका बना। जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय गए, वहाँ पीने का पानी नहीं मिला, तो अपने घर से हम लोग मटके लाकर हमने मटके इंस्टॉल करे हुँ, हुँ। और इंस्टॉल करने के बाद हर बच्चे ने उस मटके में से पानी पिया और ये आगे कहा कि भैया वाटर कूलर से बढ़िया पानी आपके मटके में है। तो तब ये एहसास हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों की एक्चुअल नीड ही पीने का पानी है। फिर कम से कम हमने 4 महीने वहाँ मटके इंस्टॉल रखे थे, बिना प्रेज़िडेंट बने। हुँ। उसके बाद फिर उस मुद्दे को हर कॉलेज में जाकर जब हमने बताया, तो स्टूडेंट्स का प्यार मिलता रहा। और इसी के ठीक बाद आपने एसीज़ के रिगार्डिंग भी एक कैंपेन किया हमने था। एक तीनों के लिए एक साथ करा था, पीने का पानी, क्लासरूम में एसी और वाई-फाई। हाँ, हाँ। तीनों के लिए आवाज़ उठाई थी, हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, वो केस भी हमने जीता था। केस जीत चुके हैं वो अब। जी, तो अभी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं एसी, इंस्टॉल्ड वाई-फाई, है बिल्कुल, नो लॉ फैकल्टी के अंदर। लॉ फैकल्टी के अंदर। इसी की रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाली थी। अच्छा, तो इसी में था वो रौनक खत्री वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ जी, एंड उसके अंदर आप जीत कर आए हैं। बिल्कुल। तो फिर ये आपने पूरे डीयू के अंदर ये चीज़ें अब है पूरे डीयू के अंदर वाई-फाई? देखिए वाई-फाई ड्यू के अंदर है, जहाँ तक एसी की बात आती है। अब लॉ फैकल्टी में मैंने केस करा तो उसमें मैं पिटिशनर था, हुँ, हुँ। मतलब मैं डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी हूँ। हुँ। पर वहीं जब मैं अगर कॉलेज के लिए केस करने की बात करूँगा, तो उस कॉलेज में मैं पढ़ नहीं रहा। पढ़ नहीं रहे, ठीक तो है। बिना पिटिशनर इन पर्सन हुए, बिना डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी हुए मैं हाई कोर्ट में केस नहीं कर सकता। हुँ, पर उसके लिए आंदोलन हमने करे, प्रोटेस्ट करी, वीसी का घेराव करा, हर वो संभव प्रयास करा कि वीसी एट द एंड एसी जो है कॉलेजों के अंदर इंस्टॉल करे। परंतु वीसी की अपनी एक माइंडसेट है कि एसी दे दूँगा तो नाम रौनक खत्री का हो जाएगा हुँ, और कल को कैंपस के अंदर एक और रौनक खत्री पैदा हो जाएगा। हुँ। परंतु शायद वीसी ये भूल गया था कि रौनक खत्री ऑलरेडी अब विश्वविद्यालय में पनप चुके हैं, जो अपने कॉलेजों के अंदर अब बदलाव ला रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, इससे जो टीचर्स वगैरह हैं, उनके उनके मार्क्स वगैरह, उनकी अटेंडेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों में उनके अगेंस्ट रहते हैं। देखिए बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, जब उनकी बात कोई नहीं मानेगा, तो निश्चित रूप से प्रोफेसर अगेंस्ट होंगे। बात मान लेंगे तो गुड बॉय हैं, नहीं मानेंगे तो बैड बॉय हैं। हुँ। तो हम तो ऐसे बैड बॉय बनने के लिए तैयार हैं। चाहे कितना भी बैड बॉय आप टीचर्स की लैंग्वेज में हमें कहो, परंतु अगर स्टूडेंट्स के लिए हम गुड बॉय हैं, तो वो लड़ते रहेंगे फिर उस लड़ाई को। अच्छा। और आपने एनएसयूआई पार्टी ही क्यों चुनी? पार्टी तो और भी थी, एबीवीपी भी एक पार्टी है, पर आपने एनएसयूआई ही क्यों चुनी और कब आपने एनएसयूआई को जॉइन किया? एबीवीपी चुनना मतलब अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर देना। हुँ, जो आपके बाबा कहेंगे, जो आपके भाई साहब कहेंगे संगठन के, उनके यस मैन बन जाओ।
उनके यस मैन बन जाओगे तो आप एबीवीपी में कामयाब हो। एनएसयूआई में ऐसा नहीं है। एनएसयूआई में आपको अपनी फ्रीडम है, आप अपनी बात रख सकते हो। बात रखने से अलग आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो आप काम करना चाहो वो आप काम कर सकते हो। अगर आपके पॉडकास्ट में आने के लिए भी मेरे को परमिशन लेनी पड़ रही है, तो ऐसे संगठन से जुड़ के तो कोई फ़ायदा है नहीं। हम्म। हमें तो किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, परंतु अगर वे आएँगे, वे ज़रूर आके परमिशन लेंगे आपसे। अच्छा, जी। तो आपने, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, आपने शायद 15 अगस्त 2024 में एनएसयूआई ज्वाइन करी है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि नहीं है, क्योंकि उसके आपके इंस्टाग्राम पे जो मतलब लोगो एनएसयूआई का लगने लगा है, वो इस डेट के बाद में ही लगने लगा है। नहीं, देखिए क्या है, लोगों का एक बहुत बड़ा माइंडसेट लोगों के दिमाग में ये है कि हाँ। रौनक खत्री शुरू में एनएसयूआई का लोगो नहीं लगाता था। उसका कारण है, आज बात मैं अगर स्टूडेंट इश्यूज़ की कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरे को वो राजनीतिक इशू नहीं है। हम्म। अगर मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये नहीं है कि ये राजनीतिक एक मुद्दा है और इस मुद्दे को एनएसयूआई उठा रही है, नहीं। इस मुद्दे को एक आम स्टूडेंट उठा रहा है, चाहे उसमें रौनक खत्री हो, चाहे उसमें आप हो, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन हो। तो हमें ये मैसेज देना था उस टाइम पे स्टूडेंट्स को कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई मेरी है, लड़ाई हम सब की है। हम्म। तो उस हम सब की लड़ाई ने जो है मेरे को एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला, हम्म। एसएफआई के स्टूडेंट्स का भी सपोर्ट मिला, आइसा के भी मिला, और एनएसयूआई तो मेरा अपना परिवार है ही, वो मुझसे दूर जाएगा नहीं। तो सारा सपोर्ट लेकर हम एनएसयूआई में थे और आगे भी रहे। और जब लोगों की बात आई, तो लोगो लगाना इसलिए ज़रूरी था 15 अगस्त के बाद से, क्योंकि चुनाव का दौर शुरू हो चुका था। हम्म। स्टूडेंट्स को एबीवीपी और एनएसयूआई का डिफरेंस ही नहीं पता था। स्टूडेंट्स को एनएसयूआई और एबीवीपी ही नहीं पता था क्या होता है। पर उनको समझाना था, धीरे-धीरे फिर एनएसयूआई को स्टूडेंट्स को हमने कम्युनिकेट करना स्टार्ट करा। ठीक है। और आपको हम देखते हैं, आपकी हर वीडियो के अंदर आप बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो ये कहाँ से आपको फेवरेट हुआ ये चीज़? देखिए, इनकलाब ज़िंदाबाद एक भावना है। हाँ जी। इनकलाब ये नहीं है कि हमने कुछ चीज़ सोच ली और कुछ चीज़ बदलनी है। इनकलाब वो भावना है जो शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी ने हमारे खून में, रगों में दौड़ने के लिए अपनी एक पीढ़ी को दे दी है, एक सौगात, एक गिफ्ट है वो। हम्म। उस गिफ्ट को युवा पीढ़ी अगर समझ लेगी, तो क्रांति लेकर आएगी। क्योंकि शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी ने अगर देश को आज़ादी दिलाई, तो इसलिए आज़ादी दिलाई थी कि गोरे अंग्रेज़ों को, जो गोरी जो है उनकी बॉडी टोन थी, उस गोरी आज़ादी से हमें इन काले चोरों को यहाँ से भगाया जाए। हम्म। उनका ये मकसद था कि भारत के अंदर भारत के नेता देश को सुधारे, देश को बदले, देश पे राज करे। हम्म। परंतु वही जब भारत के नेता अगर आज शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी होते और इतना सब अगर अत्याचार स्टूडेंट्स पर देखते, युवाओं पर देखते, देश में गरीब वर्ग पर देखते, तो हम्म। निश्चित रूप से वे आवाज़ उठाते और उनकी आत्मा रोती कि ये मैंने किसको आज़ादी दिलाई। हम्म। तो यही हमारी युवा पीढ़ी को समझनी पड़ेगी बात, कि हम सबको मिलकर देश को बदलने का, देखो देश बदलना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, हाँ जी। परंतु एक कॉलोनी में आवाज़ उठाना, अपनी गली में पार्षद के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत आसान है। हम्म। आप अपनी गली ठीक करवाने से स्टार्ट करो, आप देश ऑटोमेटिकली ठीक कराते चले जाओगे। तो हम्म। ये मेरा अपना स्वप्न है और उस स्वप्न के साथ हम आगे काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा, आपने भगत सिंह जी को आप अपना आइडल मानते हो। और जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने रिसर्च करी है, शायद भगत सिंह जी ने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी, उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना रखी थी। तो और भगत सिंह जी को जब फांसी की सजा दी, कहा जाता है कि गांधी जी या फिर नेहरू जी पॉलिटिकली या फिर लीगली उनके उनके साथ खड़े हो सकते थे, पर वो लोग नहीं हुए। एंड फिर जो भी हुआ वो पूरा भारत जानता ही है। तो क्या आपको ये चीज़ सही लगती है कि जिनको आप अपना आइडल मानते हो, उनका साथ उस पार्टी ने नहीं दिया जिस पार्टी को आपने जॉइन किया? देखिए, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूँ, शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी, उनके अगर साथ देने की बात करूँ, तो उनका साथ पूरे देश ने दिया, हुँ। पहली बात। और तथ्यों पे बात तब की जाएगी अगर आप उस सिचुएशन में हो या मैं उस सिचुएशन में हूँ। किताबें पढ़ी या और वो लोगों से सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या सिचुएशन उस टाइम पे रही हो कि गांधी जी ने भगत सिंह जी का साथ दिया है, नहीं दिया, इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं है। ना ये भगत सिंह जी ने ऑन रिकॉर्ड कभी कहा है कि गांधी जी ने मेरा साथ नहीं दिया, या गांधी जी ने कभी इस पे स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने उनका साथ नहीं दिया। मैं इस बात को मानता हूँ, हर समय पे अपनी एक सिचुएशन है।
आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं देश के अंदर एक अलग सिचुएशन है। उस टाइम पे क्या सिचुएशन रही हो ना वो आप समझ सकते हैं ना वो मैं समझ सकता। और उस बात पर चर्चा करना अपने आप में दोनों फ्रीडम फाइटर्स की जो एक इमेज है उसको डैमेज करने का काम है। आपने जब डूसू इलेक्शन कंटेस्ट किया था, तो सबसे पहले तो यार ये बताइए कि डूसू इलेक्शन में जो कंटेस्ट करते हैं कोई भी कैंडिडेट, उसमें क्या बजट रहता है? कितना खर्चा हो जाता है उस चीज़ में? देखिए ऑन रिकॉर्ड तो 5,000 रुपए का लिमिट है कि पर लिंगडो कमेटी के हिसाब 5,000 से। रुपए तो 5,000 की खर्चा होता नहीं है तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होता है। हाँ, हाँ। ये भारत की विडंबना है कि रूल्स कुछ कहते हैं देश की और होता कुछ है। हुँ, उसका छोटा-सा उदाहरण डूसू का चुनाव भी है। अब रूल्स तो ये भी कहते हैं कि देश के अंदर संविधान का पालन होना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी संविधान को पालन नहीं करती, ना मानती, ना तवज्जो देती। अपने रूल्स, अपने अमेंडमेंट अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर 5,000 की लिमिट है और अगर मैं वहीं खर्चे की बात करूँ, तो खर्चा तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होना है। 5,000 रुपए की लिमिट में तो आदमी मैं कहूँगा बस से भी ट्रैवल नहीं कर सकता। हुँ। इतना बड़ा डुस्सू का चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से लिंगडो कमेटी को दोबारा से गठन करके, उस पर विचार-विमर्श करके एक नए सेट ऑफ रूल्स तैयार करने चाहिए और इसको अमेंड करना चाहिए। तो क्या अमाउंट होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि डूसू इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बच्चों को के लिए पार्टी करवाते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको मूवीज़ वगैरह दिखाने लेके जाते हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ें और सुनी है कि कुछ लोग तो दारू वगैरह भी देते हैं। तो क्या एक सेट ऑफ अमाउंट होना चाहिए? क्या अमाउंट एक सेट रहना चाहिए देखिए, इलेक्शन के लिए? कोई सेट ऑफ अमाउंट नहीं होता। ये तो आपके सपोर्टर्स हैं जो आपके ऊपर कितना सपोर्ट करते हैं, हुँ, हुँ। कितने पैसे खर्च करते हैं, कितनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं। हमारा कुछ नहीं होता। कैंडिडेट अगर सोचे कि मैं अपने दम पर चुनाव लड़ लूँगा तो ये सपना है केवल एक। असली जो मदद और सपोर्टर्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वही मदद करते हैं, वही पैसे खर्चते हैं और वही सारा सपोर्ट गैदर करते हैं। अच्छा। और क्या डूसू में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है? डुस्सू में अगर मैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करूँ तो निश्चित रूप से हमें कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देखने को मिली है। इसका कारण है क्योंकि दिल्ली में या तो जाट हमेशा से ऊपर रहे हैं और जाटों के साथ-साथ गुर्जर की भी अपनी एक कम्युनिटी है हुँ, हुँ। दिल्ली के अंदर। और या तो जाट का आपको प्रेज़िडेंट देखने को मिलेगा या गुर्जर का देखने को जी। मिलेगा। एक बार हमारे शक्ति सिंह जी भी वाइस प्रेज़िडेंट से प्रेज़िडेंट नॉमिनेट किए गए थे 2018 में। हुँ, हुँ। वो पूर्वांचल के हमारे जो हैं साथी हैं। तो निश्चित रूप से जो डीयू का हम कल्चर देखते आए हैं वो जाट गुज्जर की लॉबी का देखते आए हैं। परंतु हाँ, अगर कोई कैंडिडेट जेन्युइन है जिसके अंदर दम है, चुनाव लड़ने का जो सपोर्ट गैदर करता है, तो वो आने वाले समय में चुनाव जीतेगा। कास्ट डोमिनेंस धीरे-धीरे डीयू के अंदर से कम होती जा रही है। तो आपको लगता है कि क्या कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है या फिर कास्ट बेस्ड जो इलेक्शन है वो गलत है या वो सही है? देखिए, मैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को कभी फ़ेवर नहीं करूँगा। हमेशा चुनाव मुद्दों का होना चाहिए, जातिगत चुनाव नहीं होना चाहिए। हुँ, एक कहावत है, कही जाती है कि कई बार पेड़ इसलिए अपने आप पर कुल्हाड़ी मरवा लेता है क्योंकि उसको लगता है कि जो कुल्हाड़ी मार रहा है, इस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी है और ये मेरे समाज से कुल्हाड़ी आती है, तो हुँ। इसको मारने दो। परंतु अगर वही समाज देश को खत्म करने के लिए लगा हुआ है, तो ऐसी जातिवादी पॉलिटिक्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा मुद्दों की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। 2024 में जब आपने इलेक्शन लड़े, तो 7 साल बाद एनएसयूआई का कोई प्रेज़िडेंट इलेक्ट हुआ एंड तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले जो 7 साल पहले जब एबीवीपी डोमिनेट करती आ रही थी डूसू के इलेक्शन में और आपने ऐसा क्या अलग किया जो आप एनएसयूआई के 7 साल बाद प्रेज़िडेंट पद पे आप जीते? देखिए, एबीवीपी कभी डोमिनेट नहीं करती आ रही थी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ जी। एबीवीपी एक बहुत ही कमज़ोर संगठन है, इसका कारण है। कमज़ोर कैसे? उनको एक शार्प, उनको एक उनसे कनिंग एक सामने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जो उनकी कमियों को स्टूडेंट्स के सामने, देश के सामने रख सके। हुँ, मैं ये मानता हूँ एबीवीपी को हराना मेरे लिए सबसे आसान काम था हुँ, डीयू के अंदर। उसका कारण है क्योंकि एबीवीपी कभी भी हुँ, आपको प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिखेगी। क्यों? उनके अपने लोग हैं, उनका अपना प्रशासन और वे लोग बहुत डरपोक हैं। हाँ, डरते हैं कि हमारे संगठन से फ़ोन आ जाएगा, हमारे उच्च उच्च पदाधिकारी फ़ोन करेंगे और हमें जो है शांत बैठा देंगे और ये हुँ, हुआ है कई बार। हुँ, पदाधिकारियों ने बोलने का प्रयास करा परंतु उनको शांत बैठा दिया गया। तो इस कमी को जो समझेगा एबीवीपी की, वो एबीवीपी को हरा देगा और एबीवीपी को हराना
डीयू के अंदर छोटी बात भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने प्रोफेसर्स इनके रिक्रूटेड हैं, एबीवीपी के अपॉइंटेड हैं, एबीवीपी के पदाधिकारी रहे हैं। 4000 प्रोफेसरों की भर्तियां एबीवीपी के थ्रू हुई हैं, जिसको स्टूडेंट को चाहे वो वोट डलवा सकते हैं। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन अपॉइंटिंग प्रोफेसर्स एंड अपॉइंटिंग द नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज। तो उस तरीके से अगर मैनिपुलेट करना है आपको वोट्स को, तो ये हर बार प्रयास करते हैं। अब की बार भी प्रयास करा था, पिछली बार भी प्रयास करा था, परंतु पिछली बार प्रयास विफल रहा, अब की बार प्रयास सक्सेसफुल रहा। तो मतलब एबीवीपी के जितने भी लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हैं, आपका ये कहना है? हाँ, निश्चित रूप से हैं, प्रिंसिपल्स हैं इनके, टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। खुल के बोलते हैं वो लोग, मैं एबीवीपी का एक टाइम पे पदाधिकारी था। हुँ। अगर एक टाइम पे वो पदाधिकारी था, इसका मतलब उसकी जान-पहचान थी। जान-पहचान थी तो वो प्रोफेसर लग गया। हुँ। तो इस चीज़ में जब आप प्रेज़िडेंट इलेक्ट हुए तो आपने इसके खिलाफ क्या करा? हमने खूब आवाज़ उठाई, हमने वीडियोज़ भी मीडिया में चलाई कि ये प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि मैं तो आरएसएस का प्रोडक्ट हूँ। हुँ। तो ऐसी-ऐसी बातें जब एक प्रिंसिपल किसी कॉलेज का कहेगा कि मैं आरएसएस का प्रोडक्ट हूँ, तो क्या आप उम्मीद रखोगे उस प्रिंसिपल से और उस कॉलेज से कि वो बच्चों को शिक्षा देंगे? वो हुँ। शिक्षा नहीं देंगे, वो आरएसएस का पाठ्यक्रम वहाँ पढ़ाएँगे और आरएसएस की जॉइनिंग कराते हुए हमें दिखेंगे। तो ये तो गलत बात है कि कोई प्रोफ़ेसर या फिर कोई फैकल्टी अगर वो किसी पार्टी के लिए बायस है तो? निश्चित रूप से गलत है, अब देश में तो काफ़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, उसका भी ये एक पार्ट है। और आपके टाइम पर आपने क्या अलग किया था जो आपने 7 साल वाला जो एबीवीपी की जो स्ट्रीक थी, वो आपने तोड़ी एंड आप एनएसयूआई के प्रेज़िडेंट इलेक्ट हुए थे? देखिए, हमने कुछ अलग नहीं किया था, हमने स्टूडेंट्स का विश्वास जीता था। मुद्दों के दम पे विश्वास जीतता था। एबीवीपी जीतती आ रही थी झूठ के दम पे। आते थे फ्रेशर्स को गुमराह करते थे कि हम आपको मेट्रो पास देंगे, हम आपको पता नहीं क्या-क्या लग्ज़री लाइफ़ दे देंगे अगर आप डीयू में आ गए हो तो। हुँ, हुँ, हुँ। हमने तो सिर्फ़ पानी की बात करी थी कि हम पीने का पानी देंगे। और स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को रिलेट करा कि मेट्रो पास तो बहुत दूर की बात है, पहले पीने का पानी तो हमें मुहैया करवाओ हमारे डुसू लीडर्स। हुँ, डुसू लीडर पानी तो हमें दिला नहीं पा रहे थे और हुँ। बात कर रहे थे मेट्रो कंसेशन पास की। तो स्टूडेंट ने समझा ये तो फर्जीवाड़े वाले लोग हैं और अब की बार असली राजनीति को चुनेंगे। तो डूसू का अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोज़िशन से मिले राहुल गांधी जी से, तो आपकी जो उनसे पहली मुलाकात रही राहुल गांधी जी से मिलने की, वो कैसे रही? उसके बारे में ज़रा बताइए? देखिए, पहली मुलाकात काफ़ी कन्वीनिएंट थी, ईज़ी थी और उन्होंने जो बात रखी हमारी जीत के बारे में उन्होंने डिस्कस करा, कैसे जीते वो डिस्कस करा, सारा कैंपेन डिस्कस करा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो ये आपके प्रेज़िडेंट बनने के बाद की या फिर पहले की है नहीं, बात? बात की। बाद की। जीतते ही हम 2 दिन बाद उनसे मिल के आए थे, तब हुँ, हुँ। उन्होंने सारी स्टोरी मेरी पूछी थी, तब मैंने बताई थी। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे क्योंकि हमारा स्ट्रगल ज़ीरो से है। कुछ भी नहीं था, मैं एक बैग टाँग के मैं एक कॉलेज में सीएलसी में गया था, तब सोचा था चुनाव लड़ेंगे और कभी आपको डुस्सू का कोई भी पदाधिकारी बैग टाँग के कॉलेज में नहीं मिलेगा। हुँ, परंतु जो मेरे बैचमेट्स हैं वो बता देंगे कि रौनक आता था बैग टाँगने क्लास लेने आता था। और आज तक तो कभी डुस्सू का हमने कोई देखा नहीं कि बैग टाँग के क्लास लेने आए। तो एक आम छात्र अगर डुस्सू प्रेज़िडेंट बन सकता है, तो राहुल जी को वो चीज़ पसंद आई हुँ, और हुँ। उस चीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंस भी दी। फिर मेरे बुलाने पे वो डुस्सू ऑफ़िस भी आए और आने वाले समय में हम साथ मिलके काफ़ी सारी चीज़ें भी करेंगे। तो जब राहुल जी डूसू के ऑफ़िस में आए थे, डीयू में आपने बुलाया था उन्हें, तो उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कोई अपने सिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसे कंसर्न को आपने देखो, इग्नोर किया था? एबीवीपी को केवल बवाल करना आता है। काम एक मत करो, गुणगान सारे टाइम करो। हुँ, ये इनकी पॉलिसी है। अगर राहुल जी डुस्सू ऑफिस आए हैं, तो मैंने ये वीडियो के माध्यम से पहले भी चैलेंज दिया था और आज भी चैलेंज देता हूँ। भाई मेरे अंदर दम था तो मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया डुस्सू ऑफिस। हुँ, आज तक के इतिहास में तो कभी नहीं आए राहुल गांधी जी डुस्सू ऑफिस। अगर इतना ही दम एबीवीपी के नेताओं में है, एबीवीपी के प्रेसिडेंट में है, मैं चैलेंज देता हूँ आप नरेंद्र मोदी जी को डुस्सू ऑफिस बुलाओ, उनको अपनी समस्याएँ बताओ और समस्याओं बता के मोदी जी उन समस्याओं पे काम भी करें। अगर मेरा नेता आज देश का प्रधानमंत्री हो, तो मेरे अंदर तो इतना दम है कि मैं मुद्दों को उनके सामने रख के उनको सॉल्व करा के ला सकता हूँ। हुँ। अगर आपकी प्रेज़िडेंट आपकी पार्टी के हैं, बीवीपी बीजेपी का ये छात्र संगठन है, अगर वही छात्र संगठन छात्रों के मुद्दे अपनी पार्टी से नहीं सॉल्व करा पा रहा, तो ऐसे छात्र संगठन का कोई यूज़ नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि एबीवीपी और बीजेपी एक चीज़ नहीं है, अलग-अलग है। ये बहुत ही झूठी बात है, ये झूठे लोग हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मेरे टाइम पे शालीमार बाग में
छात्राओं के लिए एक मूवी हॉल बुक कर रखा था, जिसमें उन्होंने अपनी फ़ोटो लगा रखी थी, चारों पदाधिकारियों के नाम शामिल थे उसमें। अगर बीजेपी की काउंसलर उस टाइम पे रेखा गुप्ता थी और एबीवीपी के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी से कोई लेना-देना नहीं है, तो सीएम साहिबा क्यों वो प्रोग्राम करा रही थी मूवी दिखाने का? हुँ। ये स्टूडेंट को केवल दिखावेबाजी और झूठ फैलाने का काम है। ना तो सीएम बनते ही जो है डांडिया नाइट सीएम साहिबा करवाती हैं। हर एक एबीवीपी के इवेंट में सीएम साहिबा जाती हैं और अगर एबीवीपी बीजेपी की नहीं है, तो आप एबीवीपी से जीत के कांग्रेस में क्यों नहीं आप सीएम बन के आई? आप कांग्रेस से क्यों नहीं काउंसलर लड़ी? आप बीजेपी में ही क्यों गई? हुँ। क्योंकि एक ही पार्टी है। शुरू में ये दिखाओ कि हम बीजेपी से नहीं हैं, बाद में ये दिखा दो हम तो जी आपके ही हैं। मतलब वो लोग जो एबीवीपी के कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि एबीवीपी शायद बीजेपी से पहले की बनी हुई है और इसलिए ये दोनों अलग-अलग हैं। देखिए, बनने से पहले की है, बाद की है, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। हुँ। पुराने काल में तो ना जो ये बात आज दावा करते हैं, ना वो पैदा हो रखे होंगे, ना हम पैदा हो रखे हैं। हम तो आज की स्थिति की बात कर रहे हैं। हुँ। आज एक तरफ तो ये बोल दिया जाता है एबीवीपी बीजेपी की नहीं है और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता इनका प्रचार करते घूमते हैं, एबीवीपी का गुणगान करते घूमते हैं। तो ये झूठी निराधार बातें हैं, जिसका कोई असलियत ज़िंदगी में कोई वजूद नहीं है। तो आप मानते हैं कि एनएसयूआई कांग्रेस की ही हाँ, पार्टी है? निश्चित रूप से। इंदिरा गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, केरला से इसका गठन हुआ था। एनएसयूआई का और पूरे देश में जो है आज स्थापित है। हुँ। तो इंडिया के अंदर शायद सिर्फ़ पंजाब और डीयू के अंदर ही इलेक्शन होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और डीयू के अंदर और बाकी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर ये स्टूडेंट यूनियन वाले इलेक्शंस क्यों नहीं होते? देखिए, छात्र संघ चुनाव बहाली अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हुँ, हुँ। कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आगे पॉलिटिक्स में ना आए। और वहीं अगर किसी छात्र संघ चुनाव को आप किसी स्टेट में खोलते हो, तो वहाँ नए लीडर्स पैदा होंगे। नए लीडर्स आवाज़ उठाएँगे, जनता के सामने एक इमेज पोर्ट्रे होगी कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है। तो वो एक जब गरीब घर का बच्चा, एक आम घर का बच्चा, जब नेता पॉलिटिक्स में आ जाएगा, जो एक मैं कहूँगा एक रिच लोगों का एक सेगमेंट है, अमीरों का एक सेगमेंट है, उसको ख़त्म कर देगा, उसको खा जाएगा। तो ये सारे जो बड़े नेता हैं, इस चीज़ से डरते हैं हुँ। और उस डर के कारण से इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर रखे हैं। और वो डर, मैं कहूँगा आप डरो जब तक आप डर सकते हो। आप कब तक एक शेर को पिंजरे में कैद करके रख सकते हो? हुँ। जिस दिन वो शेर खुलेगा सबको खा जाएगा और चाहे वो किसी भी राज्य का हो। तो ये जो नेपोटिज़्म वाली पॉलिटिक्स है, एक समय तक चलती आ रही थी। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज मेरिट का ज़माना है। जिस छात्र नेता में दम होगा वो छात्र नेता आगे देश भी चलाएगा, स्टेट भी चलाएगा, गवर्नर भी बनेगा, प्रेज़िडेंट भी बनेगा। और अभी बात कर रहे थे हम लोग राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी की जो इमेज है, वो बीजेपी ने ये बना रखी है, पप्पू बोलते हैं उन्हें, ठीक है? और जो हमारी एज के जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं, वो भी उन्हें एक पीएम के उस पे नहीं देखते हैं। वो भी उनको पप्पू बोलते हैं, उनको उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी पढ़ाई कर रखी है या फिर वो क्या-क्या मुद्दे उठाते हैं। तो आप राहुल गांधी जी से मिले हैं, आपने उनसे बात भी कर रखी है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, देश की ये विडंबना है। अशिक्षित लोग तो सदन में बैठ के देश चला रहे हैं और शिक्षित लोग बैठ के ताली बजा रहे हैं। हुँ। और वहीं अगर शिक्षित लोग पार्लियामेंट में बैठेंगे, जो कि राहुल गांधी जी हैं, जो हर एक डिग्री उनके पास है और डिग्री से ज़्यादा एक एजुकेशन उनके पास है। विदेश में जाकर जब आज तक मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें, मीडिया से आमने-सामने बैठ के सवाल का जवाब दे सकें, वो उनके अंदर दम नहीं है हुँ। और वो राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये हरगिज़ नहीं है। और इमेज उनकी शुरू से ही ऐसी बनाई गई क्योंकि मोदी जी डिजिटल एरा की मोदी जी ने अपने लिए शुरुआत करी है। उन्होंने फ़ोनों में चाय पे चर्चा अनेकों कैंपेन शुरू करे, जिसकी वजह से उनको अपने चुनाव में 2014 के में फ़ायदा मिला। हुँ, हुँ। राहुल जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगर उनको एक व्यक्ति की प्रॉब्लम साइड में रोड चलते व्यक्ति की भी दिख गई ना, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए वो सारे प्रयास कर देंगे। ये उनकी छवि है। उस चीज़ को पोर्ट्रे नहीं करा था उन्होंने पहले, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज़ को पोर्ट्रे करा सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि उनको पता है यूथ
सोशल मीडिया चला रहा है, यूथ फ़ोन का यूटिलाइज़ कर रहा है। हम्म। परंतु आज जो राहुल जी की इमेज है, राहुल जी की पढ़ी-लिखी इमेज है, युवाओं से कनेक्टिविटी की इमेज है। आप किसी की वर्ग की बात करो, दलित, शोषित युवाओं की, खिलाड़ियों की, मैं कहूँगा स्विगी, ज़ोमैटो, बाइक राइडर से भी अगर कोई बात करता होगा तो वो हमारे राहुल गांधी जी आपको बात करते हुए मिल जाएँगे, हम्म। परंतु नरेंद्र मोदी जी नहीं मिलेंगे। तो देश की विडंबना है ये, जो मैंने आपको लाइन कही कि अशिक्षित लोग देश चला रहे हैं और शिक्षित बैठ के ताली बजा रहे हैं। हम्म। ठीक। तो क्या आप राहुल गांधी जी को अगला देश का पीएम देखते हैं? निश्चित रूप से देखते हैं। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज़ रह गई थी, अभी आपकी इलेक्शंस की बात हो रही थी, तो डीयू में जो इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स को टिकट मिलती है, वो किस बेसिस पे मिलती है? क्या क्राइटेरिया रहता है और फिर किस बेसिस पे मिलती है? भाई जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी होती है, जिसकी जितनी लोकप्रियता होती है, हुँ। उस हिसाब से उसको टिकट मिलती है, विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट मिलती है। तो कोई इसके अंदर ऐसा रहता है नेपोटिज़्म वाला, या फिर किसी के बैकग्राउंड सॉलिड हो उसके अकॉर्डिंग? देखिए पॉलिटिक्स है तो साम दाम दंड भेद ही, हर हुँ। तरीके की अप्रोच भी चाहिए होती है, ग्राउंड वर्क भी चाहिए होता है। अब केवल ग्राउंड वर्क से भी नहीं चीज़ें होती, परंतु हाँ, आज के टाइम में कांग्रेस के अंदर चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है। जो ग्राउंड पे ज़्यादा मजबूत है उसको प्रेफ़रेंस दी जाती है, जिस हिसाब से मुझे दी, उस हिसाब से हम चुनाव भी लड़े और जीते भी। ठीक है। तो आपका जो कार्यकाल था 2024 से 25 तक का, इसके अंदर आपने किन-किन चीज़ों पे मुद्दे उठाए? किन-किन मुद्दों पे आपने आवाज़ उठाई और फिर कितनी चीज़ें आपने करी? उसके बारे में देखिए, ज़रा। काफ़ी लंबे समय से एबीवीपी झूठे वादे करती आ रही थी कि हम डीयू के अंदर स्पेशल बस चलाएँगे। हुँ, हुँ। वो आज तक कभी पूरी नहीं हुई थी। मेरे टेन्योर में 3 स्पेशल बसेस की शुरुआत हुई। वाई-फाई का बार-बार प्रेशर बनाकर हर कॉलेज के अंदर वाई-फाई की पहले तो स्कैनिंग हुई, उसके बाद फिर नए राउटर्स इंस्टॉल हुए। हुँ, हुँ। उसके बाद हर कॉलेज में पीने के पानी के वाटर कूलर्स की सुविधा कराई। स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया। उसके साथ-साथ जिस-जिस कॉलेजेस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, चाहे वो बेंचेस हो, चाहे फैन्स हो, चाहे वॉशरूम हो, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए पहले ही दिन बैठते ही ऑफिस से मैंने मेल कराई थी सारे प्रिंसिपल्स को और उन्होंने फिर एक्शन भी लिया था। तो हमारी प्राथमिकता शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की, वो हमने पूरी करी। ठीक। और काफ़ी सारे लोग आपको बोलते हैं कि आप रियल के नहीं, आप रील के नेता हो, या फिर आपको रौनक खत्री की जगह आपको रील खत्री बोलते हैं। तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है इस चीज़ के ऊपर, देश के अंदर अगर आप प्रधानमंत्री की बात करो, चाहे हुँ। देश के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बात करो, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम करता है, इन दोनों में से ही मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपनी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से डालेगा। तो जब हमारे नेता वीडियो डालते हैं, जिनको आप भी आइडल मानते हो अगर आप एबीवीपी से हो, जिनको मैं आइडल मानता हूँ अगर मैं एनएसयूआई से हूँ, ठीक है। तो हम क्यों नहीं डाल सकते? हुँ। कर रहे होंगे जभी तो डालेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर नहीं कर रहे होंगे तो कुछ डलेगा ही नहीं सोशल मीडिया पे, करेक्ट। और कर रहे हैं तो दिखाएँगे, क्योंकि हमने लोगों को मोटिवेट करना है, हमने जागरूक करना है, हमने और इंस्पिरेशन तैयार करनी है। अब मैं हर स्टेट में जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं भैया मुझे आपके जैसा बनना है, भैया मुझे आपके जैसा बनना है, और वो साथ-साथ बाद में बोलते हैं मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ। हुँ। तो दिल से एक खुशी मिलती है कि मेरे वीडियो अगर पूरा देश देख रहा है और उनसे उनको इंस्पिरेशन मिल रही है कि मेरे को आपके जैसा बनना है, तो मैं तो वीडियो डालूँगा। कि अगर देश के अंदर क्रांति आ रही है, तो क्रांति डालने के लिए शहीद ए आज़म वीर भगत सिंह जी ने पत्र लिखा करते उस टाइम पे, न्यूज़ में छपा करते, वो प्रिंट होते थे। हुँ, हुँ। वो कितना मुश्किल होता होगा कि आप पहले पत्र लिखो, फिर वो प्रिंट होगा, फिर हो सकता है आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो आप नहीं पढ़ पाओ उस पत्र को। परंतु आज हमारे पास सोशल मीडिया वो टूल है, जो शहीद आज़म वीर भगत सिंह जी के टाइम पे पत्थर था। तो मैं तो इसको वो टूल समझ रहा हूँ, जो देश के अंदर क्रांति लाएगा। और जिन लोगों ने आपको यही सारी आपके नाम बनाए हैं, आपको रील खत्री बोला है, आपको रील का नेता बोला है, और आज हम देखते हैं कि वो इलेक्ट होके आए हैं, जीत कर आए हैं, वो भी यही सेम चीज़ कर रहे हैं। देखिए, ये ही विडंबना है। आप करो, जैसे सब कहते हैं कि आप करो तो रासलीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। हुँ। तो वो हाल एबीवीपी का है। वो करें तो सब ठीक है और दूसरे करें तो डेली आरोप लगाने शुरू कर दो। उनका काम ही केवल एक-दूसरे को डर्टी पॉलिटिक्स के थ्रू बदनाम करना है। उससे कोई एंड रिज़ल्ट किसी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलता नहीं है। तो भाई बात करते हैं 2025 के इलेक्शन की, जो भी डूसू में हुए। इसके अंदर 4 में से
3 पोस्ट एबीवीपी ने जीती और 1 पोस्ट एनएसयूआई जीत के लेके गए। तो इसमें क्या एनएसयूआई क्यों इसके अंदर फेल रही? क्योंकि पिछली बार उनके 2 पोस्ट थी और अब की बार वो 1 पर आ गए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा रोल तो था वो प्रोफ़ेसर्स का था। वोटिंग रोकी गई, ईवीएम के साथ टेम्परिंग की गई, आपको बैलेट नंबर 3 के आगे इंक के निशान आपको मिलेंगे थंब प्रिंट्स हुँ, हुँ, के स्टूडेंट्स को जाते ही वो तीसरा नंबर बैलेट दिख जाए, हुँ, अलग से दिखे। तो छोटे-छोटे प्रयास सफल रहे और सफल के साथ-साथ हर चुनाव का अपना समीकरण होता है। जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष प्रत्याशी एक लड़की को चुनाव लड़ाया गया था और हमारी पार्टी की एक और निर्दलीय चुनाव लड़ती है, जिसको टिकट नहीं मिल पाती है, तो उन्होंने भी काफ़ी वोटों का डैमेज एनएसयूआई को दिया। साथ ही साथ एक और लड़का था जो प्रेसिडेंट की टिकट माँग रहा था, उसको भी टिकट नहीं मिली थी। हुँ। वो भी निर्दलीय लड़ता है, 1000 वोट लेकर आता है। तो जो ये समीकरण थे चुनाव के, वो इस कदर बने कि एबीवीपी चुनाव जीती। तो कहा जाता है कि एनएसयूआई पैराशूट कैंडिडेट्स उतारते हैं। तो यही सेम केस कहते हैं कि जॉसलिन में भी बना कि उनको भी ऐसे ही बना उतारा और उनकी जगह जो उमांशी लांबा है उनको लड़ना था प्रेसिडेंट के उसमें उमांशी लांबा का भी नाम था और दीपांशु भाई का भी नाम था इसके अंदर। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो पार्टी का अपना समीकरण, अपना सर्वे, अपनी जो पॉलिटिक्स है वो डिसाइड करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और रही बात जॉसलिन की, तो जॉसलिन की एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पार्टी के आगे पोर्ट्रे हुई थी। हुँ, क्योंकि जिस हिसाब से जॉसलिन के फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर बढ़े थे, तो ये प्रिडिक्ट हो रहा था पार्टी को कि काफ़ी ग्रोइंग फेस है और इसको चुनाव लड़ाया जाए, जिसके लिए टिकट भी दी। और भाषण में जॉसलिन के जो भाषण थे, वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे थे, जिस हिसाब से पार्टी ने उनको कंसिडर करा। तो आप भी डूसू के अध्यक्ष थे उस टाइम तक, तो इसमें आपका भी कुछ हाथ था टिकट्स वगैरह के अंदर? देखिए, टिकट्स के अंदर जो हमारा हाथ था, वो ये था कि हमें अपनी सीटें बतानी थी कि कौन-सी सीटों पे विनिंग प्रोबेबिलिटी है। हमें 4 नाम देने थे। हमने वो 4 नाम दिए। हुँ, हुँ, उन 4 नामों में से टिकट जिसको दी और जिसको नहीं दी, उनके अपने समीकरण थे। जिसको नहीं दी, तो वो भी हो सकता है चुनाव जीत सकते थे जिसको टिकट नहीं दी। और हो सकता है जिसको दी, ये चुनाव की लिस्ट में ही ना हो। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि पार्टी ने किसको चुना है। परंतु हाँ, हमने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से 4 नाम भेजे थे और पार्टी में वो नाम राहुल जी को भी पता है कि हमने किसके लिए टिकट कही थी। हुँ। तो जी। किसके लिए गई थी बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा और तो आप मानते हैं कि ये एनएसयूआई का फेलियर रहा इस साल? देखिए, एनएसयूआई का फेलियर नहीं कहूँगा मैं, एबीवीपी की साम दाम दंड भेदी की राजनीति ने हुँ, हुँ। एबीवीपी को सीट दिलाई है। और भी इस इलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ होते दिखी। जब आर्यन मान जो एबीवीपी के अभी प्रेज़िडेंट हैं, वो मासूम शर्मा को लेकर आए थे, उस पर भी आपने बोला। तो इस पे क्या इसमें आपको क्या गलत लगता है कि जो वो एक सेलिब्रिटी को, एक सिंगर को लेकर आए, उनके सपोर्ट करने के लिए, तो इसमें आपका क्या कहना था? देखिए, सिंगर तो वो ले आए सपोर्ट करने के लिए, वो आर्यन नहीं है, वो एबीवीपी पार्टी लेकर आई है उस सिंगर को। और एबीवीपी पार्टी अगर सिंगर को लेकर आ रही है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स का अट्रैक्शन खींचने के लिए लेकर आई है। क्योंकि मासूम जी का नाम आज हरियाणा में और पूरे देश में और विश्व में अच्छा है। हुँ, हुँ। उनके गाने सब सुनते हैं। हुँ, तो जब स्टूडेंट्स को ये पता चला, ओ मासूम शर्मा आज हमारे कॉलेज आया, तो सब स्टूडेंट्स ने देखा, हुँ, उनकी पोस्टों को भी लाइक किया। तो एक जो वोटिंग परसेंटेज थी वो बढ़ी हुँ। एबीवीपी के पक्ष में। हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो जो पैसे की राजनीति है उसको तवज्जो मिलेगी डीयू के अंदर। हुँ। और आज शायद मासूम शर्मा जी आए हैं, अगले चुनाव हो सकता है कैटरीना कैफ आ जाए। तो ये तो एबीवीपी की अपनी राजनीति है, घटिया राजनीति है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। और क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो इलेक्शन के अंदर ईवीएम को मैनिपुलेट किया, इसमें आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, एविडेंस है? निश्चित रूप से मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है और मेरे पास प्रूफ है, 3 नंबर बैलेट के आगे इंक लगी हुई है। हाँ, हाँ। तो ये जो जितने भी प्रूफ्स हैं, कोर्ट ने पहले हियरिंग में हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट करा। एक्सेप्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी को इशू करे नोटिस कि आप ईवीएम्स को साइड रखो, इसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करी। और साथ-साथ उनका रिप्लाई माँगा है कि आप हमें जवाब दो इस पिटीशन का। तो हाई कोर्ट ने इस बात को मंजूरी दी है हमारी बात को। अब जो भी डिसीजन रहेगा, वो कोर्ट में पेंडिंग है। अब नेक्स्ट हियरिंग डेट 16 दिसंबर की है हाई कोर्ट में, जो भी उसमें डिसीजन रहेगा, हुँ, हुँ। उसमें देखते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या इस पे जो सामने वाले लोग हैं, वो इस पे क्या बोलेंगे कि ये शाही कहाँ से आई? देखिए, सामने वाले लोग तो ये बोल रहे हैं, टीचर्स ने बोला कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ने शाही लगा दी।
मैं ये कहूँगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को शाही लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ईवीएम में नाम पड़ता है, और पड़ता नहीं मतलब लिखा रहता है ईवीएम के ऊपर 1, 2, 3, उस हिसाब से वो हुँ, हुँ, बैलेट हुँ। के ऊपर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हाथ जो है हाथ से चेक करता है। हुँ, हुँ, उसके हुँ। लिए इंक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। हुँ। तो वो स्पष्टीकरण देंगे, क्या देंगे जब देखते हैं। और इलेक्शंस के अंदर जो ये लड़ाई झगड़े, तोड़-फोड़ इलेक्शन से पहले आपके ऑफ़िस के अंदर भी काफ़ी तोड़-फोड़ हुई थी। इस चीज़ में आपका क्या कहना है कि ये जो गुंडागर्दी होती है ये सही है या गलत है? देखिए गुंडागर्दी जिस हिसाब से डीयू के अंदर चलन में है, ये स्टूडेंट्स नहीं है ये लोग गुंडे हैं। हुँ, हुँ। ये लोग अपने क्षेत्र के मवाली हैं, जो अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी में एक बेसबॉल का बैट रख लेते हैं और सोचते हैं कि हम ही इस शहर के शहंशाह हो गए। हुँ, परंतु उनको ये नहीं पता कि ना तो स्टूडेंट्स को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता, ना ही आप देश के अंदर कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। अगर वो एनर्जी वो ढंग के कामों में लगा लें, तो शायद देश आज सही मार्ग पर चले। हुँ। और आप पे भी एक एलिगेशन आई थी, एक अपोज़िंग एबीवीपी के नेता ने ही छात्र नेता ने ही बोला था कि उनकी गाड़ी आपने तुड़वाई है या फिर कुछ ऐसा करके। इस पे आपका क्या कहना है? भाई इतने फ्री नहीं है हम किसी की गाड़ी तुड़वाते फिरे। अगर तुड़वाते फिरेंगे तो खुले में इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे। छुपे छुप के हमारी कोई काम करने की आदत नहीं है। हुँ, ये वे लोग हैं जो खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, खुद ही उस कंट्रोवर्सी की लाइमलाइट लेंगे और खुद ही उस कंट्रोवर्सी को एंड भी कर देंगे। तो इन लोगों को तो ना जवाब देना है, ना इनके हमें मुँह लगना है। और इलेक्शंस जीतने के बाद अभी रिसेंटली एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, दीपिका झा की, जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज के अंदर थी। एक उन्होंने प्रोफ़ेसर को हाथापाई करते हुए दिखाई दी थी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए प्रोफ़ेसर के मुँह पे थप्पड़ मारना, देश की रीढ़ की हड्डी पर मुँह पे थप्पड़ मारने जैसा है। उन्होंने देश का अपमान करा है। देश का अपमान कैसे करा है? 33 साल से वो व्यक्ति वहाँ प्रोफ़ेसर है। इतनी उम्र तो उस लड़की की भी नहीं है जिसने उनको थप्पड़ मारा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो जब आपकी पिता की उम्र के व्यक्ति को आप थप्पड़ मार रही हो, तो ये आपके पार्टी के संस्कार, आपकी पार्टी की संस्कृति, आपकी पार्टी की सभ्यता को दर्शाता है कि आपकी पार्टी किस विचारधारा को प्रमोट करती है। ये अनपढ़ बदमाश विज्ञापन परिषद है और उसकी पूरी परिभाषा इस जो है कैंडिडेट ने जो जीत कर आई है, दी है। हुँ। तो इस पर उनका भी रिप्लाई आया था कि उन्होंने अलग चीज़ बताई थी कि जो प्रोफ़ेसर हैं वो उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे या और पुलिस वाले वहाँ पर होने के बाद भी उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया इसलिए उन्होंने हाथापाई करी। मैं ये कहूँगा बेशर्मी की भी एक हद होती है। अगर वो प्रोफ़ेसर छेड़छाड़ कर रहा था, अगर वो प्रोफ़ेसर गलत निगाहों से देख रहा था, हुँ, तो 33 साल से वो व्यक्ति वहाँ प्रोफ़ेसर है, आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है वो किसी लड़की की इस आरोपों को सिद्ध करते हुए। कोई एक लड़की तो आती 33 साल के उनके करियर में जो ये कहती कि इन्होंने मेरे के साथ छेड़छाड़ करी है। क्योंकि जो व्यक्ति की नीयत होगी, वो 33 साल में तो बदलेगी ही नहीं, वो शुरू से ही वैसी रहेगी। हुँ। शुरू से ही छेड़छाड़ करने वाली रहेगी, वो आदमी का नेचर होता है। तो ये इतने मतलब हद इनकी पार हो चुकी है, इनको अपनी रात को मैं तो सोचता हूँ इनको सोते वक़्त भी नींद कैसे आ जाती है कि हम कितना झूठ बोलते हैं। तो अपने आप को सिद्ध साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए और दूसरे को गलत साबित करने के लिए, ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं। इनके अंदर शर्म, लिहाज़, तहज़ीब नहीं बची कुछ भी। तो हमने एक वीडियो देखी थी आपकी जहाँ पर अलीगढ़ पुलिस ने आपको डिटेन किया था। क्या था इसके पीछे की बातें? देखो अलीगढ़ जब मैं गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर आज के टाइम पे संघीकरण हो चुका है। वहाँ वीसी जो है आरएसएस की अपॉइंट हो चुकी है, प्रोफ़ेसर से एबीवीपी के लगने शुरू हो चुके हैं। तो धीरे-धीरे उसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी से चेंज करके संघ की यूनिवर्सिटी बनाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, बीजेपी का और आरएसएस का प्रयास है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर जब मैं जा रहा था, तो अलीगढ़ की एसएचओ से लेके, डीसीपी से लेके, तहसीलदार से लेके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफ़सर वहाँ मुझे रोकने के लिए तैयार थे। हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे 250 पुलिसकर्मी मुझे अलीगढ़ रोकने के लिए तैयार थे कि रौनक खत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना पहुँच जाए। उसका कारण है, हुँ, अगर मैं वहाँ जाता, तो स्टूडेंट्स के अंदर जो क्रांति कम हो रही थी या धीरे-धीरे खत्म हो रही है, वो क्रांति फिर से उठती। स्टूडेंट्स को फिर से जोश आता। हुँ, जोश आता तो वीसी के खिलाफ बोलते, आवाज़ उठाते, प्रोटेस्ट और ज़्यादा करते।
तो उस चीज़ को कैसे पहले ही दबा दिया जाए, बहुत सिस्टमैटिक इनकी बीजेपी की प्लानिंग रही है शुरू से ही। हुँ, हुँ। तो पहले ही मुझे रास्ते में रोक दिया गया। मैं ले जब रोका तो उन्होंने एक सेफ हाउस बोले कि आप हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पीने तो चल सकते हो। इस बात पर जो है वो मुझे लेकर गए। हुँ, हाँ, चलो एक कप कॉफ़ी पी के चले जाएँगे हम तो यूनिवर्सिटी। हुँ, अच्छी बात है भई, आज डीसीपी हमें कह रहा है हमारे साथ कॉफ़ी पियो। तो भई उसमें हम उनके मान-सम्मान में गए। मान-सम्मान में जाने के बाद वो वहाँ कहते हैं कि आप अलाउड नहीं हो। तो अब पता चला मेरे को कि इन्होंने इनकी तो ये प्लानिंग थी यहाँ लेकर आने की। माँ जी क्यों नहीं अलाउड है? कुछ सर्कुलर दो, कुछ नोटिस दो, कुछ तो दो। हुँ, 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 बस जी ऊपर से आदेश है हमारे पास। ऊपर से कहाँ योगी जी ने आदेश दिया है या अमित शाह जी ने आदेश दिया है? हुँ, और आदेश भी दिया है तो क्या हम यूनिवर्सिटी के चोर हैं? या हम यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जो आतंकवाद फैला देंगे कि आतंकवादी आ गए और रोक दो इनको? हम भी छात्र हैं, छात्रों से मिलने जा रहे हैं। जाने दो, इतना हुँ, किसका डर है आपको? तो तब मुझे ये समझ आया कि कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने से पूर्व उसका प्रचार नहीं करना कि कल मैं इस यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ। तो हुँ, वहाँ की पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। ठीक उसी प्रकार पंजाब इन्होंने ऐसा करा। ये आप देखिए किस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग हुँ, जो है बीजेपी कर रही है। जहाँ पर पुलिस चोरी की समस्या को, क्राइम्स की समस्या को कम करने के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए थी, वहाँ रौनक खत्री को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। पर्सनल बेनिफिट के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ बच्चों ने कहा भैया आज तक कभी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारे यूनिवर्सिटी अंदर आ जाए। हुँ, 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 बाहर तो रहती है, आज पहली बार आप आ रहे हो, इसलिए पंजाब पुलिस अंदर है। परंतु पंजाब यूनिवर्सिटी में अंदर एक गुरुद्वारे के गेट से मैंने एंट्री करी, क्योंकि मेन गेट पे तो पुलिस थी, तैनाती थी वहाँ पर। वो एंट्री नहीं करने देते वहाँ भी। परंतु गुरुद्वारे से एंट्री करी, वहाँ पुलिस को कोई आइडिया ही नहीं था रौनक खत्री यहाँ से आएगा। फिर जब मैं गया तो पुलिस को पता चल गया रौनक खत्री तो अंदर घुस चुका और रैली कर रहा है अपनी। तो उन्होंने पुलिसकर्मी को भेजा रोकने के लिए। फिर जितने हमारे सपोर्टर थे, समर्थक थे, एक मैं कह रहा हूँ पुलिस मेरे साथ 3 फुट 4 फुट पास तो आ गई थी, परंतु मेरे पास नहीं आने दिया मेरे साथियों ने। और हुँ। पुलिस ही वहाँ से फिर दिखी ही नहीं हमें। छात्रों का इतना प्यार था वहाँ। तो रिसेंटली जयपुर में भी हमारे को यही सेम चीज़ देखने को जयपुर में मिलती भी है। यही था कि एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जब हम हॉस्पिटल की कमी उजागर करने के लिए गए, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर डिप्टी सीएम ने पहचान लिया कि रौनक खत्री आया हुआ है, साथ में कार्तिकेय था मेरे साथ, उसको भी कार्तिक है। पहचान लिया हाँ जी। कि कार्तिकेय आया हुआ है। तो उन्होंने कमिश्नर को आदेश दिया कि इनको रुकवाओ, क्यों कमिश्नर भी वहीं था रात को। सीपी ऑफ पूरे राजस्थान के जो डीआईजी, वीआईजी जो सीनियर अधिकारी थे, सब थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने आदेश दिया कि इनको कैसे भी करके आउट करो, ये तो एक्सपोज़ कर देंगे आज हमें। हुँ। तो ये डर है, सरकार का डर है। और मैं तो कहूँगा जब तक आप जितना ज़ोर लगा सकते हो रोकने का लगा लो, एक दिन समय ऐसा आएगा, रोक नहीं पाओगे, बैठे-बैठे तमाशा देखते रह जाओगे। आप दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के घर पे भी गए थे, तो वो क्या मुद्दा था वहाँ पे आपका? देखिए, दिल्ली की सीएम साहिबा के जब मैं घर गया था, तो हमारा मुद्दा था मेट्रो कंसेशन पास का। हुँ, हुँ। वो बन के आई थी, उनकी पार्टी वाले लोगों ने वादा करा था, उन्होंने भी कभी वादा करा होगा कि मेट्रो कंसेशन पास करा के देंगे, तो उनको मुद्दा याद दिलाने गए थे। अब उनको धीरे-धीरे सारे दिल्ली के मुद्दे याद दिलाएँगे और अब उनके घर आना-जाना लगा रहेगा। आप डूसू की पॉलिटिक्स से अब दिल्ली की पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। जी। अभी आपने रिसेंटली यमुना के बारे में भी यमुना नदी का जो बीजेपी ने कहा कि हमने इसकी सफाई करवा दी, उस पे भी आपने अपना एक टेक रखा, आपने अपनी रील बनाई। तो इस पे आपका क्या कहना है कि यमुना सच में साफ हुई थी या फिर वो भी एक सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा यमुना के साथ हो रहा है। अब तो माँ यमुना पे मुझे तरस आने लगा है। 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हुँ, हुँ। 2015 से लेके 2025 तक। आम आदमी पार्टी के नेता बोलते थे कि हम इसको थेम्स नदी बना देंगे और बीजेपी उसी कमी को दिखाते हुए सत्ता में आई है, यमुना के मुद्दे को हाईलाइट करते हुए सत्ता में आई है। और किस हिसाब से मूर्ख बनाने का काम बीजेपी पार्टी ने करा वो हमारे सबके सामने है। नदी का पानी छोड़ा गया, हरियाणा से नदी का पानी डाइवर्ट करा, वो यमुना में छोड़ा गया ताकि यमुना का जो गंदा पानी है वो दूर आए और अच्छे पानी से उसको जब वो साथ अच्छा पानी आप किसी भी एक गंदे कप में डालेंगे, गंदे पानी का तो ऑटोमेटिकली वो साफ होता आ जाएगा। हुँ, हुँ। तो टेम्पररी बेसिस पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि छठ पूजा पे यमुना साफ कर दी, ये केवल एक फर्जीवाड़ा था। अपना अलग घाट सीएम साहिबा बनाती हैं, उस पे छठ पूजा करती हैं, दिखावेबाजी करती हैं, अपनी रील बनाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं।
परंतु यमुना के लिए अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मैं बात करूं तो 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिसमें आज की डेट में सिर्फ 14 वर्किंग है। 23 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो चुके हैं। उसका क्या करप्शन था, किसने वो पैसा खाया, क्यों बंद हुए, कोई आइडिया नहीं। हुँ, स्विट्जरलैंड में इतनी साफ आज के टाइम में क्रिस्टल क्लियर नदियां हैं, एक टाइम पे वे यमुना से भी बुरे हालात में थे, परंतु सरकार दृढ़ संकल्पित थी कि हम इस कंडीशन को सुधारेंगे। हुँ, हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित नहीं है, हमारी सरकार टेम्परेरी बेसिस पे मूर्ख बनाने के लिए तो तैयार है, परंतु यमुना को साफ नहीं करना चाहती। करना चाहती होती तो उसके लिए प्रयास 1 साल हो चुका है सीएम साहिबा को बने हुए, अब हुँ, तक हुँ। दिख जाते। तो कुछ टाइम पहले जो दिल्ली के एक विधायक थे, उनकी वीडियो आई थी जब आम आदमी पार्टी रूल करती थी, तो वो एक सरकारी अफ़सर को पकड़ते हैं और उनको कहते हैं कि ये केमिकल आप नदी के अंदर छिड़क रहे हो, तो ये तो गलत चीज़ है। और रिसेंटली वही सेम केमिकल्स अभी यमुना के अंदर छिड़काव हुआ है उनका। मैंने वही कहा ना, दोनों पार्टियों ने फर्जीवाड़ा करा यमुना के नाम पर। आम आदमी पार्टी ने भी फॉर्म खत्म करने के लिए उस केमिकल का इस्तेमाल करा, और आज वही केमिकल का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने करा। तो दिल्ली के जनता की भावनाओं के साथ केवल खिलवाड़ करने का काम दोनों पार्टियों ने करा है। हुँ, हुँ। दोनों पार्टी इतनी करप्ट हो चुकी हैं कि पैसे के लोभ में उन्होंने यमुना को भी नहीं छोड़ा। और रिसेंटली पटपड़गंज के जो विधायक हैं, रविंद्र सिंह नेगी, वो भी हमें यमुना के अंदर काफ़ी ज़्यादा जाके वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए कि इसका पानी साफ़ है। वो बॉटल से पानी भर रहे हैं, पी रहे हैं उसको या फिर उसके अंदर डुबकी मार के दिखा रहे हैं कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है, डुबकी मारने लायक भी है, पीने लायक भी है। देखिए, ये वही बात हुई, मतलब आप अपने आप को सही साबित करने के लिए कितने भी नीचे गिर जाओ, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। हुँ, मतलब वो पानी पी के दिखा रहे हैं, एक बोतल में डाल के। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आपको इस आपके इस चैनल के माध्यम से, वो रोज़ अपने घर का पानी यमुना का पी के दिखाओ। हुँ, 30 दिन पी के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। और डेली दिखाओ कि हम इसी पानी से घर पे नहा रहे हैं, इसी पानी में घर में पानी पी रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े-बुज़ुर्ग तक, और वो खुद भी। तो मैं मान जाऊँगा कि ये पीने लायक पानी हुँ, है। एक दिन की ड्रामेबाज़ी करके, अपनी रील बना के, वे सोचते हैं कि हम अपने बड़े नेताओं को खुश कर लेंगे। पार्षद से सीधा विधायक बन गए, विधायक से सोच रहे हम कैबिनेट मिनिस्ट्री ले लेंगे, अपनी बड़े-बड़े नेताओं को खुश करके। हुँ। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है। आप अपनी रील बनाने तो वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ रियल इम्पैक्ट करके दिखाओ। और एक और दिल्ली का मुद्दा था कि आर्टिफ़िशियल रेन, इस पे क्या कहना है आपका? आर्टिफ़िशियल रेन, बीजेपी ये कहती आ रही थी कि हम दिल्ली के अंदर साफ हवा देंगे। हुँ, आर्टिफ़िशियल रेन उसका एक परिणाम था, उसका एक कॉन्सिक्वेंस था, उसका एक सॉल्यूशन था। वो सॉल्यूशन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इन्होंने पैसे भी खर्चे, टेक्नोलॉजी जनता को दिखाई, बताई कि हम आर्टिफ़िशियल रेन कराएँगे, वो भी नहीं हुई। और सबसे एक विडंबना की बात ये है, दिल्ली के जनता को जो समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार है। सेंटर में सरकार होने के बावजूद क्या दिल्ली में इसी साल पॉल्यूशन हुआ है? हुँ, नहीं, पहले भी होता आ रहा था। अगर आर्टिफ़िशियल रेन सेंटर के हाथ की चीज़ है, तो क्या दिल्ली की जनता को उन्होंने मरने के लिए छोड़ रखा था जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी? हुँ, भाई, आपकी सेंटर में तो सरकार है, उस टाइम पे आप आर्टिफ़िशियल रेन को अलाउ कर देते। हुँ, 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 आपने अपनी सरकार आने के बाद ही क्यों अलाउ करा? सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि हमने करा है। मतलब देश की जनता तो आपकी सरकार होगी तो चैन से जिए, आपकी सरकार नहीं होगी तो पॉल्यूशन में जिए। ये कहाँ का लोकतंत्र है, और ये कहाँ की हमारी सरकार है, और ये कहाँ की इनकी सोच है? हुँ, जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से 7 में से 1 आदमी पॉल्यूशन में मर रहा है। 17,000 डेथ दिल्ली के अंदर 2023 में रिकॉर्ड की गई है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉल्यूशन की वजह से। 15% डेथ का रेशियो आया है 2023 में, कि दिल्ली के अंदर 100% में से 15% डेथ सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉल्यूशन उसका पॉल्यूशन। कारण है। हुँ, हुँ, तो क्या देश का प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि दिल्ली की जनता पॉल्यूशन में मरती रहो? मेरी सरकार नहीं है तो मैं आर्टिफ़िशियल रेन नहीं कराऊँगा। हुँ, तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? और कहाँ की दिल्ली की जनता सो रही है कि इन लोगों को मौका दिया। दिल्ली की जनता तो 1% मैं कहूँगा ठीक भी है। बेचारों ने ये सोचा कि चलो ऊपर भी इनकी सरकार है, नीचे भी इनकी सरकार बन जाएगी, तो हमें पॉल्यूशन से आज़ादी मिल जाएगी। साफ हवा डिज़र्व जो करती है दिल्ली की जनता, वो उन्हें मिल जाएगी। परंतु ना तो साफ हवा मिली, और गंदगी और मचा दी दिल्ली के अंदर। हुँ।
साफ हवा के लिए कुछ एक्यूआई के लिए भी कुछ वीडियोस आई थी ना, जहाँ पर ट्रक घूम रहे हैं पानी का छिड़काव करते हुए। देखिए, जिस प्रकार यमुना में इन्होंने भ्रम फैलाया कि यमुना साफ हो गई, ठीक उसी प्रकार एक्यूआई का भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत बड़ा मैसिव फ्रॉड जो है एक्यूआई के माध्यम से डाटा को डाइवर्ट करा जा रहा है। जितने इनके मॉनिटरिंग सिस्टम है, उनके आसपास पानी का छिड़काव, पेड़ों की इंस्टॉलेशन, नए-नए पेड़ प्लांट करे जा रहे हैं ताकि हवा उसके आसपास शुद्ध रहे। हुँ, मतलब ये कितना चीज़ सोचते हैं, आप सोचो ज़रा कि बीजेपी के लोग गुमराह करने के लिए तो इतना दिमाग खर्च कर रहे हैं, परंतु उस चीज़ को ठीक करने के लिए दिमाग नहीं खर्च कर रहे, जहाँ एक्चुअल में खर्च करना चाहिए पैसा और दिमाग। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये देश की विडंबना है कि ऐसे लोगों को हमने चुना। आप पीएम नरेंद्र मोदी जी को कैसा मानते हैं? वो कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, शुरू में पीएम की बातें बड़ी अच्छी लगती थी देश को, हमें भी, भाई 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, स्विस बैंक से 15 लाख रुपए लेकर आएँगे। अब उनके ही गृह मंत्री कहते हैं वो तो एक जुमला था। मतलब कैसे अपनी बात से पलटते हैं लोग, कि पहले तो कहते हैं 15 लाख देंगे, फिर कहते हैं जुमला था। मतलब खुल के कह रहे हैं स्टेज पे कि हमने आपका बेवकूफ़ बनाया जी, हुँ, हमें माफ़ करना। और देश की जनता एक्सेप्ट जो है बेवकूफ़ बनाया गया। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो कथनी है और करनी है उसमें फ़र्क है। ठीक है। और अरविंद केजरीवाल या रेखा गुप्ता जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए कौन-सा ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इन दोनों में से? कोई भी थ्रेट नहीं है इन दोनों में से। आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए? कोई भी थ्रेट नहीं है इनमें से। मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और अब की बार जैसे डुस्सू का चुनाव हमने लड़ा था, ठीक उसी प्रकार जनता ने चाहा तो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली में एक ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि पूरी दिल्ली एक करेंगे। और आप कहाँ से हमें चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, मेरा जो घर है वो नरेला क्षेत्र है, नरेला विधानसभा भी है, जी, नरेला का अपना वार्ड भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर भी 1 है और वार्ड नंबर भी 1 है। तो जो भी जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा जब चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी जी की। तो वो भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट इलेक्शन के अंदर लड़े थे, वो भी छात्र नेता बनने के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने जोधपुर यूनिवर्सिटी से भाजपा एबीवीपी से टिकट माँगी, पर उन्हें वहाँ पर एबीवीपी की टिकट नहीं मिली। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़े, वो वहाँ पर जीते। फिर उन्होंने शिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए की भी टिकट माँगी, वो भी नहीं मिली और वो फिर इंडिपेंडेंट वहाँ पे खड़े होकर जीते। तो आपको कैसा लगता है, आपको रविंद्र सिंह भाटी जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, रविंदर सिंह भाटी जी बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, क्रांतिकारी विचारधारा के हैं और युवाओं के, मैं कहूँगा राजस्थान के नहीं पूरे चाहते देश हैं। के अंदर चहीते भी हैं हाँ जी। और उन्होंने आवाज़ भी बुलंदगी के साथ उठाई है। और जो पॉजिटिव एनर्जी उनके पास है, जो वो साथ में कैरी करते हैं अपने साथ, वो गिने-चुने नेताओं के अंदर है। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई हैं और उनका सम्मान वो मेरा भी पूरा करते हैं, मैं भी उनका पूरा करता हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं। हुँ। और ऐसे ही निर्मल चौधरी जी, हुँ। उनके बारे में भी वो भी ऐसे ही आपकी तरह और छात्र नेता हैं। इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, निर्मल जी भी राजस्थान के छात्र के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं और काफ़ी बुलंद आवाज़ उठाते हैं। उनके लिए भी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ हैं हमारी। अब रौनक खत्री क्या करेंगे? अब आपके क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं? देश के अंदर क्रांति लाएँगे, जो-जो मुद्दे हैं उनको उठाएँगे, युवाओं के बीच जाएँगे, लोगों को उनकी समस्याएँ बताएँगे क्योंकि अधिकतर लोगों को उनकी समस्याएँ ही नहीं पता, कि हुँ, आज अगर गले में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका कारण पॉल्यूशन है और वो पॉल्यूशन हमारी सरकार की वजह से है, कि वो पॉलिसीज़ ढंग की नहीं बना पा रहे हैं। तो ये लोग लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों के बीच क्रांति लाने का काम करेंगे। तो आपका अभी जन्मदिन आने वाला है 6 नवंबर को, उस पे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, 6 नवंबर 2025 भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। इसलिए नहीं कि इस दिन मेरा जन्मदिन है, परंतु इस दिन हम देश के अंदर, आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूँ, ग्रीन इनकलाब मिशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इस मिशन के तहत हम युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि जब भी जिस भी युवा का जिस दिन जन्मदिन हो, वो अपने जन्मदिन वाले दिन केक कटने से पहले एक केक लगाए, केक काटने से पहले एक ट्री लगाए, एक पौधा लगाए, एक सैपलिंग लगाए और उस सैपलिंग लगाने के बाद वो फ़ोटो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाले और हैशटैग ग्रीन इनकलाब मिशन जो है हैशटैग को इस्तेमाल करे हुँ, और मुझे टैग करे, मैं उसको अपनी स्टोरी पे भी शेयर करूँगा। तो
ये मकसद ये है कि देश के अंदर जब पोल्यूशन इतने चरम पे है, ग्लोबल वार्मिंग इतने चरम पर है, और उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन एक पेड़ है, और उस पेड़ से सारा सॉल्यूशन निकल सकता है इन सारी समस्याओं का। तो क्यों ना जेनजी ही इस मूवमेंट को लीड करे और एक यूनिक तरीके से हर एक युवा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। जब हमारे आज इंस्टाग्राम पर 12 लाख 13 लाख फॉलोवर है, और 1 लाख लोग भी अगर मैंने इससे प्रेरित कर दिए, तो साल के अंदर 1 लाख पेड़ तो इसी ग्लोबल ग्रीन इनकलाब मिशन के तहत पेड़ लगने शुरू हो जाएंगे, और उनको देख के और युवा प्रेरित होंगे। तो धीरे धीरे फिर से हम भारत को जो ग्रीन गोल्ड कहा जाता था वो फिर से हम स्थापित करेंगे। तो हमने जब आप डूसू के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, काफी लोगों ने आपको बोला था कि आप बिक गए। जब आपने एक रील डाली कोलैब में, जो कि विदेश वाला ब्रांड की थी, जो कि प्रिंस जैन भैया हैं, हमारे मेरे बड़े भाई हैं, उनकी उनकी आपने उनके ब्रांड के साथ आपने कोलैब में रील डाली और आपको काफी लोगों ने बोला कि आप बिक गए हैं उस चीज के लिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? वे भी गिने चुने बीवीपी के लोग थे जिन्होंने ये बात कही, उनके पास मुद्दा तो है नहीं कुछ। दूसरी बात, अगर कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन, या कोई भी मेरा जूनियर या सीनियर कोई भी एक स्टार्टअप करता है, तो मुझे तो दिल से बहुत खुशी हो रही है कि देश के अंदर एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहे हैं, देश के अंदर रोजगार बढ़ेगा। तो मैं तो ऐसे एक क्या 1000 प्रचार करने के लिए तैयार हूँ, 1000 वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और लोगों को अगर उस चीज से भी ये दिक्कत है कि भाई मैं बिक गया, मैंने कोई पैसा तो नहीं लिया उस वीडियो का, ना मैं कभी लूं, क्योंकि अगर एक आप स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर से ही पैसे लेने लग जाओगे, ना तो हमारा ये प्रोफेशन, ना हमारा ये बिजनेस, भगवान की दया से 2 रोटी हमें खाने को अच्छी मिल जाती है, उससे ज़्यादा हमारी अपेक्षाएँ भी नहीं हैं। और जो अपेक्षाएँ हैं वो मेरा परिवार बहुत अच्छे से पूरी कर देता है। तो ना तो हमें ब्रांड के कोलैब की ज़रूरत है, ना ऐसे लोगों की सुनने की ज़रूरत है। पर हाँ, कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन स्टार्टअप करेगी, तो ऐसी एक नहीं हज़ारों वीडियो हम बनाएँगे। ठीक है। शुक्रिया आपका रौनक भाई, आप हमारे इस चैनल पे पॉडकास्ट करने आए, और आखिरी में अगर आपको कुछ मैसेज देना हो यूथ को, तो आप दे सकते हैं। यूथ को एक ही मैसेज है, जिस प्रकार भाई एंटरप्रेन्योर अपना पॉडकास्ट शुरू कर रखा है, कोई ना कोई आप भी व्यवसाय में अपना जो स्किल है उस स्किल को एनहांस करने के लिए काम करो, और नई वैल्यू एडिशन देश के अंदर ऐड करो। देश को हमने मिलकर सुधारना है। धन्यवाद।